दोस्तों खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। तो देश आज अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस साल गणतंत्र दिवस में कुछ खास भी है। दरअसल देश आजादी की 75वां साल भी मना रहा है, जिसको लेकर देश भर में आजादी का महोत्सव मनाया जा रहा है। पहाड़ से मैदान तक देशवासियों का जोश भी नजर आ रहा है। इस मौके पर प्रदेश सहित पूरे देश में खास जश्न की तैयारी हुई। कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए आज भारत की आन बान और शान की झलक भी दिखाई दी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र उत्कृष्ट लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय संविधान के प्रति अखंड निष्ठा और हमारी विविधता में एकता की समेकित अभिव्यक्ति है। उत्तर प्रदेश में आज 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया जा रहा। सभी गणतंत्र दिवस के जश्न में डूबे हुए हैं। गणतंत्र दिवस के समारोह का मुख्य आयोजन विधान भवन के सामने शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधान भवन के सामने झंडारोहण किया। इस दौरान उन्होंने परेड का अभिवादन भी स्वीकार किया। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित होने वाली परेड में राम मंदिर और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गणतंत्र दिवस पर बलिदानियों को नमन किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गणतंत्र दिवस स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान का स्मरण कराने के साथ हमें संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन के प्रति प्रेरित भी करता है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसमें योगदान देने वाले सभी लोगों को शुभकामनाएं। डीजीपी मुकुल गोयल ने आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी पुलिस कर्मियों को बधाई दी है। मुकुल गोयल ने कहा कि कोरोना महामारी सभी के लिए चुनौतीपूर्ण रही, लेकिन इस दौरान पुलिस ने बेहतर काम किया। वहीं उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 7 चरणों में कराया जाएगा, जिसको शांतिपूर्ण और साथ ही सकुशल संपन्न कराना उनकी पहली प्राथमिकता है। केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कार 2022 की घोषणा की है, जिसमें पद्म विभूषण सम्मान के लिए चयनित 4 नामों में 2 विभूतियां उत्तर प्रदेश की है। भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और सनातन धर्म की प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण के संपादक राधेश्याम खेमका को पद्म विभूषण सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। पद्म भूषण से 2 और पद्मश्री से 10 विभूतियों को अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से भी उत्तर प्रदेश की 2 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें पहला नाम राशिद खान का है, जिन्हें कला के लिए सम्मान दिया गया। वशिष्ठ त्रिपाठी को साहित्य और शिक्षा के लिए पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार पद्मश्री से कमलिनी अवस्थाना और नलिनी अस्थाना को कला के लिए सम्मानित किया गया है। इस लिस्ट में शिवनाथ मिश्र, शीश राम सेठपाल सिंह, विद्या बिंदु सिंह, शिवानंद और अजय कुमार सोनकर, अजिता श्रीवास्तव के नाम शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यूपी चुनाव के लिए कल देर शाम एक और लिस्ट जारी कर दी है। नई लिस्ट में 8 प्रत्याशियों का नाम शामिल किया गया। इसमें पहले बीजेपी 2 बड़ी लिस्ट जारी कर चुकी है और बीजेपी ने यूपी के लिए बाकी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन साथ अधिकांश नामों को अंतिम रूप दे दिया है। पार्टी के कोर ग्रुप में मंगलवार को केंद्रीय नेतृत्व के साथ बाकी बची सीटों के नामों पर मंथन किया, जिसके बाद 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई। इन 8 सीटों में 5 सुरक्षित सीटें हैं। नई सूची में जिन लोगों को टिकट दिया गया उनके आमापुर में हरिओम वर्मा, पटियाली से ममतेश शाक, मरहरा से वीरेंद्र वर्मा, जलेसर से संजीव कुमार दिवाकर, कशनी से प्रिया रंजन आशु दिवाकर, भरथना से डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर दोहरे, औरैया से गुड़िया कठेरिया जैसे नाम भी शामिल किए गए हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने दूसरी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए। सपा की नई लिस्ट में प्रमुख नामों में रेप केस के दोषी गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी प्रजापति का नाम शामिल किया गया है। महाराजी प्रजापति को अमेठी से टिकट दिया गया है। सपा की लिस्ट में पूर्व सपा मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह को गोंडा से टिकट मिला है। इसे सपा ने सोमवार को 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें अखिलेश यादव समेत कई बड़े नेताओं के नाम शामिल किए गए थे। वहीं आम आदमी पार्टी ने मंगलवार को 40 प्रत्याशियों की चौथी सूची भी जारी कर दी है और उत्तर विधानसभा चुनाव के लिए अब तक कुल 243 उम्मीदवारों की घोषणा पार्टी कर चुकी है। इस सूची में भी पढ़े लिखे लोगों को प्रत्याशी बनाया गया है।
आपके यूपी प्रभारी और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने बताया कि इन प्रत्याशियों के नाम पर केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की ओर से मुहर लगाए जाने के बाद सूची जारी कर दी गई है। 40 प्रत्याशियों की चौथी सूची में पीएचडी, एक डॉक्टर और एमबीए करने वाले लोग शामिल किए गए हैं। 5 एलएलबी के स्नातकोत्तर और 13 स्नातक और 10 इंटरमीडिएट पास हैं। वहीं इस सूची में 12 ओबीसी वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया है। रायबरेली जिले के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में पहाड़पुर गांव में शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। अभी 4 से बढ़कर 7 पहुंच चुका है। गंभीर हालत में जिला अस्पताल में इलाज के दौरान पहाड़पुर निवासी पंकज सिंह और डेढ़उवा निवासी चंद्रपाल ने भी दम तोड़ दिया है। इनके अलावा लोधवा मऊ निवासी बचई की भी मौत की खबर है। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव समेत पुलिस और प्रशासन के अधिकारी गांव पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। गांव के लोगों ने बताया कि देर शाम पहाड़पुर स्थित एक देशी शराब के ठेके से शराब खरीदकर पीने से दर्जन भर लोगों की हालत बिगड़ गई। हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पहाड़पुर निवासी सुखरानी पत्नी रामधनी और राम सुमेर को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सांसद आजम खान विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र जेल से ही दाखिल करेंगे और वे जेल से बाहर आकर नामांकन दाखिल नहीं कर पाएंगे। अदालत ने उन्हें जेल से ही नामांकन दाखिल करने की अनुमति दे दी है। आजम खान को सपा ने शहर विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इन दोनों चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आजम खान पिछले करीब 2 साल से सीतापुर जेल में बंद हैं। ऐसे में वो नामांकन नहीं करा पा रहे हैं। उनके खिलाफ 87 मुकदमे जिले के कई स्थानों में दर्ज हैं। इनमें ज्यादातर मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है, लेकिन आजम खान पर अब भी 2 मामले ऐसे हैं जिनमें जमानत होनी बाकी है। जमानत पर बाहर आने का इंतजार करने तक नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी होगी। इसीलिए उन्होंने जेल से नामांकन पत्र भरने के लिए अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है। अमेठी के जिलाधिकारी राकेश कुमार मिश्रा को नहीं पता है कि स्वतंत्र भारत का आज कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। दरअसल गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में 73वें गणतंत्र दिवस के बजाय 75वां गणतंत्र दिवस बताया है। प्रयागराज माघ मेले में गणतंत्र दिवस मनाया गया। संतों ने इस मौके पर राष्ट्रगान के साथ ही देशभक्ति के गीत और भजन पेश कर अनूठी मिसाल भी पेश की है। साधु संतों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के जयकारे भी लगाए, जिससे कि संगम की रेती गुंजायमान हो उठी। अलीगढ़ में जिला कारागार में 73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर संबोधन के दौरान वरिष्ठ जेल अधीक्षक विपिन मिश्रा की जुबान फिसल गई और उन्होंने 73वें गणतंत्र दिवस को 52वां गणतंत्र दिवस बताया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बादा में भी 73वें गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। कमिश्नर दिनेश कुमार सिंह ने पुलिस लाइन में ध्वजारोहण किया और साथ ही पुलिसकर्मियों ने परेड कर तिरंगे को सलामी दी। जालौन में गणतंत्र दिवस के मौके पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तिरंगा यात्रा निकाली। एबीवीपी कार्यकर्ताओं और समाज सेवियों ने शहीद भगत सिंह चौराहे पर भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। बरेली के गणतंत्र दिवस पर जिलाधिकारी कार्यालय पर जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने ध्वजारोहण और राष्ट्रगान गाकर गणतंत्र दिवस मनाया। शपथ कार्यक्रम के दौरान एडीएम सिटी, एडीएम प्रशासन, एडीएम एफआर सिटी मजिस्ट्रेट आदि भी लोग मौजूद रहे। हाथरस में छात्रों ने उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया। देशभक्ति से ओतप्रोत दिखे नन्हे मुन्ने छात्र। इस दौरान शहर में छात्रों की ओर से रैली भी निकाली गई। जालौन के धूमधाम से 73वें गणतंत्र दिवस को मनाया गया और गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन में झंडारोहण और परेड समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान डीएम और एसपी ने पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कन्नौज में 26 जनवरी बड़े धूमधाम से मनाई गई और इस दौरान पुलिस ग्राउंड में डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। हाथरस सदर सीट से बसपा प्रत्याशी संजीव कुमार काका और जिलाध्यक्ष हाथरस बसपा महेश बाबू कुशवाहा ने डोर टू डोर प्रचार किया। साथ ही 26 जनवरी के मौके पर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर तिरंगा फहराया। ललितपुर के आगाध श्रद्धा विश्वास राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस मौके पर डीएम आलोक सिंह ने घंटाघर पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर शहीदों को नमन किया।
इटावा के एकदिल क्षेत्र में हाईटेंशन लाइन की चपेट से आकर राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचित किया, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया, जिसके बाद ग्रामीणों ने मोर का अंतिम संस्कार किया। सहारनपुर के पैरामाउंट मॉडर्न कॉलोनी में 2 प्लाट बेचने के नाम पर 46 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी योगेश दाहिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पुष्पेंद्र मित्तल का आरोप है कि योगेश दाहिया ने कॉलोनी में प्लॉट दिखाकर अपने खाते से पैसे लिए। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में रामलीला की आड़ में अश्लील डांस का आयोजन किया गया। आचार संहिता के उल्लंघन के साथ कोविड नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। वहीं धार्मिक गानों पर अश्लील ठुमके भी लगाए गए। इटावा के बदपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने अर्धनिर्मित 10 अवैध तमंचे, 20 जिंदा कारतूस और 12 खाली खोखा बरामद किया है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र में छुट्टी पर घर आए सैनिक की अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को सड़क में रखकर जाम लगाया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी और लोक दल के गठबंधन प्रत्याशी राहुल यादव की ओर से आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग की धमकर धज्जियां उड़ाई गई। बता दें कि प्रत्याशी राहुल यादव अपने हजारों समर्थकों को साथ में ले जाकर गांव में पैदल यात्रा निकाली। बांदा के रामलीला शहर में स्कूली बच्चों के साथ जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में शिक्षकों के साथ सैकड़ों स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। मुजफ्फरनगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश के दौरान घर से 27 लाख रुपए की नकदी बरामद की। वहीं पुलिस संदिग्ध रकम की गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। जालौन के ग्राम रूरा में ग्रामवासियों ने मूलचंद, निरंजन मुर्दाबाद और विधायक चोर के नारे लगाए। वहीं सोशल मीडिया से लेकर गांव की गलियों तक मूलचंद के खिलाफ हल्ला बोल जारी है। लखनऊ के गौतमपल्ली थाना क्षेत्र में न्यायमूर्ति की सुरक्षा में तैनात सिपाही ने खुद को गोली मार दी, जिसके बाद आनंद फानंद में गंभीर हालत में सिपाही को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मथुरा में श्रीकांत शर्मा के जनसंपर्क में जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई गई। दर्जनों की संख्या में गाड़ियों के काफिले निकाले गए। वहीं लाउड स्पीकर के माध्यम से धड़ल्ले से चुनाव प्रचार भी किया गया। मेरठ के सिवाल खास विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह के काफिले पर छुर गांव में कुछ लोगों ने पथराव कर दिया, जिससे कि 5 गाड़ियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हालांकि हमले में मनिंदर पाल सिंह वहां से निकल पड़े और मौके में पुलिस भी पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। बुलंदशहर के खुर्जा विधानसभा क्षेत्र में जलभराव से परेशान होकर सराय नसरुल्लाह कॉलोनी के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया। कॉलोनी निवासी जलभराव से लगभग 1 साल से परेशान चल रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रायबरेली के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में धूमधाम से मनाया गया। डीएम ने समस्त अधिकारी और कर्मचारियों की 100% मतदान की शपथ दिलाई। साथ ही डीएम ने मतदाता जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 100% मतदान कैसे हो, इसको लेकर लोगों को दिशा निर्देश दिए गए। साथ ही दिव्यांग जनों पर इस बार ज्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि उनका 100% मतदान करवाया जा सके। बरेली के बहेड़ी नगर में पिछले 30 साल से सड़क न बनने पर मोहल्ला वासियों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला। सरकार की तरफ से अनदेखी की वजह से उन्होंने विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने का मन भी बना लिया है। लखनऊ के मडियार गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने छापा मारते हुए अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए। वहीं पुलिस ने एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आजमगढ़ के कंधरापुर थाना क्षेत्र में आज एक साइकिल सवार अधेड़ को गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल अवस्था में उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां हालत गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। वहीं पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। कुशीनगर के हाटा कोतवाली क्षेत्र में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र में 1 लाख से ज्यादा रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं लूट की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। प्रयागराज में बीए में पढ़ने वाली 18 साल की छात्रा को अगवा कर हत्या करने की सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थिति में छात्रा गायब हो गई थी और इस मामले में पुलिस ने प्रेमी सहित 2 लोगों को हिरासत में लिया है।
चुनाव के पहले रोड नहीं तो वोट नहीं का फ्लैग्स लगाकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है और साथ ही ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन देते हुए कहा कि आजादी के बाद अब तक गांव को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण नहीं किया गया। इस बार अगर रोड नहीं बनी तो पूरा गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। डीएम ने नाराज ग्रामीणों को समझाते हुए सड़क को चुनाव के बाद बनवाने का आश्वासन दिया। वहीं नाराज ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक कोई भी बड़ा अधिकारी गांव की इस जटिल समस्या पर सुध लेने नहीं पहुंचा। प्रयागराज में रेलवे ट्रैक पर उतरकर सैकड़ों की संख्या में हंगामा कर रहे प्रतियोगी छात्रों को पुलिस वालों ने जमकर पीटा और छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वो ट्रेन रोकने के फिराक में रेलवे स्टेशन के पास पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे थे जब पुलिस वालों ने उनकी पिटाई कर दी। लखनऊ में एसटीएफ टीम ने 50,000 के नामे कुख्यात अपराधी विपुल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि विभूति खंड थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे में आरोपी बहुत दिनों से फरार चल रहा था। वहीं 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर राज्यपाल गुरमीत सिंह ने देहरादून परेड मैदान में तिरंगा फहराया। परेड की सलामी लेने के साथ ही राज्यपाल ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के प्रति पुलिसकर्मियों को भी सम्मानित किया। देहरादून राज्यपाल ने परेड मैदान में तिरंगा फहराया। गणतंत्र दिवस की धूम पर देश भर में दिखाई दी है। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज देहरादून के कांग्रेस भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने झंडा फहराया और गणतंत्र दिवस की देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। गणेश गोदियाल ने कहा कि उत्तराखंड को अग्रिम राज्य बनाने के लिए हम मिलकर प्रयास करेंगे और उत्तराखंड को प्रथम कतार में खड़े करने का संकल्प लेते हैं। कांग्रेस की दूसरी लिफ्ट में लैंसडाउन विधानसभा सीट से अनुकृति गुसाई रावत को प्रत्याशी घोषित किया गया है। अनुकृति पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू हैं। कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही अनुकृति को लैंसडाउन का टिकट सौंप दिया गया, जिसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय में जमकर नारेबाजी की गई। लैंसडाउन सीट पर प्रत्याशी बदलने की मांग के साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया कि कोई भी व्यक्ति 5 साल से विधानसभा क्षेत्र में काम कर रहा है, जबकि 2 दिन पहले कांग्रेस में शामिल होने वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा, जिसको बदलने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बाजपुर में कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने एसडीएम कार्यालय में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आने की बात कही। बता दें कि उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव में उतर चुकी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी में वापसी कर चुके पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य को कांग्रेस पार्टी ने अपना बाजपुर से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। इसी के चलते यशपाल आर्य अपने समर्थकों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे और अपना नामांकन दाखिल किया। रामनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को टिकट दिए जाने के बाद कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत का पहला बयान सामने आया है। वो पार्टी की तरफ से टिकट वितरण में किए गए नए प्रयोग से अचंभित हैं। रंजीत रावत ने कहा कि टिकट वितरण में मेरे अलावा भी कई ऐसे लोगों को टिकट नहीं दिया गया जो लगातार 5 साल से मेहनत करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि जड़ लगे पौधे को निकालकर नए पौधों को लगाने से फल नहीं मिलेगा। आबकारी विभाग ने जिले में 4 टीमें गठित की गई है, जो कि विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से हरिद्वार के बॉर्डर पर मुस्तैदी के साथ नजर बना रखेंगी। बता दें कि आज शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी। अगर कोई भी आदेश का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। देश और उत्तराखंड के गौरव जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया गया है, जिससे उत्तराखंड में एक बार फिर गौरवान्वित हुआ है। जनरल बिपिन रावत मूल रूप से जनपद पौड़ी गढ़वाल के कलजी खाल ब्लॉक के सैड़ा गांव के रहने वाले थे। अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाते हुए इस पद पर वो पहुंचे हैं और इससे पहले उनके पिता जनरल लक्ष्मण रावत सेना से डिप्टी चीफ पद पर रिटायर्ड हुए थे। जनरल बिपिन रावत के नाना ठाकुर किशन सिंह परमार उत्तरकाशी क्षेत्र से विधायक रहे हैं। जनरल बिपिन रावत की प्रारंभिक शिक्षा दून स्थित कैब्रियान हॉल स्कूल में हुई। दिसंबर 1978 में वे भारतीय सैन्य अकादमी में पास आउट हुए थे। उन्हें श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ स्क्वाड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया था। ताबड़तोड़ खबरों में बस इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहें जनता टीवी।